हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम नॉलेज में। ठीक है, तो इससे पहले हम बता दें कि हमारी जो एक पहली जो क्लास थी भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन, यानी कि इसकी जो फर्स्ट जो क्लास थी वो क्या है कंप्लीट हो गई। वो जो क्लास है वो आप जाके एग्जाम नॉलेज का जो चैनल है उस पर आप जाके देख सकते हैं। ये जो आज हम बात करेंगे यानी कि ये जो हमारी क्लास होगी वो दूसरी क्लास होगी। ठीक है, तो दूसरी क्लास के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि आप सभी को बता दें कि जो दूसरी जो क्लास है वो जो हमारी जो घटना चक्र है, ठीक है, घटना चक्र अगर हम बात करते हैं जैसे कि पूर्वालोकन जो हमारा है, ठीक, उसके बारे में क्या है हम क्या है विस्तार से जो है वो क्या है चर्चा और बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो है वो क्या है बहुत ही महत्वपूर्ण जो है ये क्लास जो है वो मानी जा रही है। ठीक, तो हम जैसे कि दूसरी क्लास की अगर बात करते हैं, ठीक है, तो दूसरी क्लास में देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 11 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगर हम 11 की बात करें हैं तो भारतीय इतिहास के संबंध में द्वैत शासन यानी कि द्वैत शासन सिद्धांत जो है वो किसे क्या निरूपित जो है वो करता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन जो है 4 ऑप्शन है, लेकिन हम ये देखेंगे इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है। ठीक, तो ये जो हमारा ऑप्शन नंबर हमारा डी है, ठीक है, यानी कि प्रांतों में प्रत्योजित विषयों का जो है 2 प्रभारों में क्या है ये विभाजन किया गया है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर हमारा डी। ठीक है, यानी कि प्रांतों में प्रत्योजित विषयों का 2 प्रभारों में क्या है विभाजन। ठीक, अगर हम बात करते हैं इसको क्वेश्चन की, तो ये जो क्वेश्चन था हमारा ये आईएएस का जो एग्जाम था यानी कि यूपीएससी, ठीक, यूपीएससी 2017 में ये क्वेश्चन जो था वो क्या है पूछा गया था। ठीक है, कब पूछा गया था? ये यूपीएससी का जो एग्जाम था 2017 में जो प्री का था उसमें ये क्वेश्चन जो है वो क्या आया हुआ था। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला जो क्वेश्चन है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय सरकार के कार्य आरक्षित यानी कि रिजर्व और आंतरिक यानी कि ट्रांसफर्ड विषयों के अंतर्गत बांटे गए थे। ठीक, तो निम्नलिखित में से कौन से आरक्षित विषय जो है वो क्या है माने गए। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन जो है वो क्या है टोटल 4 हैं। तो हम देखते हैं इसके सही आंसर की अगर बात करते हैं, ठीक, तो इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा। ठीक है, तो जैसे कि इसमें दिए हैं, इसमें हमें क्या है कोटों का क्या है प्रयोग करना है। ठीक है, क्या है कोटों का क्या है प्रयोग करना है। तो अगर हम बात करते हैं इसके ऑप्शन की, तो इसका जो ऑप्शन होगा यानी कि सी जो है वो करेक्ट होगा। ठीक, तो जैसे कि न्याय प्रशासन ये भी सही है। ठीक, नंबर 3 यानी कि भू राजस्व और नंबर 4 यानी कि पुलिस। ठीक, तो ये जो ऑप्शन नंबर हमारा सी है वो सही है। ठीक, तो इसमें जो भारत सरकार अधिनियम में प्रांतीय सरकारों के जो कार्य जो है वो क्या आरक्षित यानी कि रिजर्व और आंतरिक यानी कि ट्रांसफर विषयों के अंतर जो बांटे गए थे उसमें जो विषय जो थे वो थे एक न्याय प्रशासन, नंबर 2 भू राजस्व और नंबर 4 जो है वो क्या है पुलिस। ठीक, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर जो 4 है, ऑप्शन नंबर जो 3 है यानी कि सी जो है वो करेक्ट है। ठीक, तो भारत सरकार अधिनियम 1919 की एक प्रमुख विशेषता प्रांतों में जो है वो द्वैत शासन या डेयरची जो है वो क्या उसकी स्थापना जो है वो की गई। तो इसके अंतर्गत प्रांतीय कार्यों को आरक्षित तथा आंतरिक विषयों में क्या है वो क्या है बांटा गया था। ठीक है, तो अगर हम आरक्षित विषय और आंतरिक विषय की अगर हम डिफिनेशन की बात करते हैं, ठीक, तो डिफिनेशन की बात करते हैं जो हमारा आंतरिक विषय था वो था न्याय प्रशासन, भू राजस्व, वित्त, पुलिस और सिंचाई। ये जो थे वो एक आरक्षित विषय जो है वो क्या है अंतर्गत आते थे। ठीक, अब हम जिसे बात करते हैं आंतरिक विषय की, तो आंतरिक विषय में जो था वो था स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि आदि जो थे वो थे आंतरिक विषय में। ठीक है, तो इसका जो भारत सरकार जो अधिनियम जो 1919 जो था उसकी एक प्रमुख विशेषता थी। ठीक है, अब जिससे कि बात करते हैं आरक्षित विषय जो थे वो गवर्नर एवं उसकी कार्यकारी परिषद के नियंत्रण में जो थे वो आते थे। ठीक, यानी कि अगर आरक्षित जो विषय थे वो किसके अंतर्गत आते थे, वो अंतर्गत आते थे गवर्नर और उसकी जो कार्यकारी जो परिषद थे उसके नियंत्रण में आते थे। ठीक, तो जबकि आंतरिक विषय की जो दायित्व था वो मंत्रियों को सौंपा गया था। ठीक, यानी कि ये जो आंतरिक विषय थे ये किसको सौंपा गया था, ये सौंपा गया था मंत्री लोगों को। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वतंत्रता की जो है क्या शुरुआत की थी। ठीक, यानी कि इसमें जो ऑप्शन है टोटल कितने 4 ऑप्शन, तो इसमें हमें ये देखना है कि किसने ब्रिटिश भारत में जो हम प्रांतीय स्वतंत्रता थी वो स्वतंत्रता की शुरुआत जो है वो किसने की थी। ठीक, किस शासन के किस मिशन के तहत जो है वो हुए थे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो 13 है, तो अगर हम बात करते हैं तो ये जो ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि भारत सरकार अधिनियम जो था वो 1919 उसके द्वारा जो है ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वतंत्रता की जो है वो क्या है शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं तो ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वतंत्रता की शुरुआत
कि जो शुरुआती जो प्रारंभिक रूप जो था वो भारत सरकार अधिनियम 1919 से हुई थे, जिससे आगे 1935 के अधिनियम द्वारा क्या है विस्तारित और सुदृढ़ किया गया। ठीक, यानी कि इसकी जो शुरुआत हुई थी वो भारत सरकार अधिनियम 1919 के हुई थी, जिसको क्या है इसको जो आगे बढ़ाया गया था। यानी कि जो भारत सरकार अधिनियम जो 1935 था, उस अधिनियम द्वारा जो है इसको क्या है और विस्तारित किया गया था और सुदृढ़ यानी कि और अच्छा बेहतर जो है वो क्या किया गया था। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं, हमारा अगला जो क्वेश्चन है कि भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनी जो है वो कब बनाई गई थी। ठीक, यानी कि हमारी जब उस समय जो ब्रिटिश शासन जब चल रहा था, तो जो भारतीय विधान पालिका जो थी वो प्रथम बार जो थी वो द्विसदनी थी, वो कब जो है वो क्या बनाई गई थी। ठीक है, तो इसमें क्या है टोटल जो ऑप्शन है वो 4 हैं। तो हम अगर ऑप्शन नंबर के सही की बात करते हैं, इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ऑप्शन, ठीक, वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। तो भारतीय विधान पालिका प्रथम बार जो द्विसदनी बनाई गई थी वो भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत जो है वो क्या है बनाई गई थी। ठीक, तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा केंद्र में द्विसदनी यानी कि विधान पालिका की जो हो क्या स्थापना की गई थी। ठीक है, यानी कि 1919 का जो भारत सरकार अधिनियम था वो केंद्र में द्विसदनी विधान पालिका की क्या है वो क्या है स्थापना की गई थी। ठीक, अब हम द्विसदनी की अगर हम बात करते हैं तो जो हमारा होता है वो 2 सदन होता है। ठीक, नंबर 1 उच्च सदन यानी कि राज्य परिषद। ठीक, नंबर 1 दो द्विसदन की बात हो रही इसमें, तो नंबर 1 उच्च सदन यानी कि राज्य परिषद काउंसिल ऑफ स्टेट हो गया। ठीक, दूसरा जो है निम्न सदन यानी केंद्रीय विधानसभा सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक, तो ये 2 सदनों का जो बात करते हैं हम, जो द्विसदनी जो व्यवस्था बनाई गई थी ये भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत जो है बनाई गई थी। तो अगर हम बात करते हैं इसकी, तो इसकी जो प्रथम बैठक हुई थी, ठीक, अगर हम इसकी प्रथम बैठक की बात करते हैं तो 5 फरवरी 1919 की इसकी जो है प्रथम बैठक हुई थी। अगर कुल सदस्यों की बात करते हैं, इसमें जो कुल सदस्य थे वो कितने थे, वो टोटल कुल सदस्य 60 थे। ठीक, तो इनमें से अधिकतम सदस्य जो थे वो 20 सदस्य जो थे वो क्या है सरकारी होते थे। ठीक, यानी कि 20 सदस्य जो थे, 60 में से 20 जो थे वो कितने सरकारी थे, 40 जो थे वो क्या है निर्वाचित होते थे। ठीक है, 40 क्या है वो निर्वाचित होते थे। ठीक, अब इसी तरह हम बात करते हैं निम्न सदन यानी केंद्रीय विधानसभा सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करते हैं, तो इसकी जो प्रथम बैठक हुई थी वो हुई थी 3 फरवरी 1921 को हुई थी। ठीक, यानी कि जो निम्न सदन यानी केंद्रीय विधानसभा सेंट्रल लेजिस्लेटिव की अगर हम बात करते हैं, इसकी जो प्रथम बैठक हुई थी वो 3 फरवरी 1921 में हुई थी। ठीक, अगर हम मूल रूप से इनके सदस्यों की बात करते हैं तो इसमें टोटल जो सदस्य थे वो 140 सदस्य थे। ठीक, तो 100 जो थे, ठीक है, यानी कि 140 जो थे वो टोटल सदस्य थे। इसमें 100 सदस्य जो थे वो क्या है निर्वाचित होते थे और 40 सदस्य जो थे, ठीक, यानी कि जो 40 सदस्य थे वो क्या है मनोनीत होते थे। ठीक, तो बाद में इनकी क्या संख्या जो है वो क्या है बढ़ा दी गई थी। ठीक, बाद में इनकी संख्या यानी कि 140 से 143 कर दिया था, फिर 143 से क्या 145 कर दिया गया था। ठीक, तो 140 जो सदस्य हैं, ठीक, यानी कि 100 सदस्य जो थे वो क्या है निर्वाचित होते थे और 40 जो होते थे वो क्या है मनोनीत होते थे। ठीक, लेकिन बाद में इनकी संख्या जो है 143 फिर 145 जो क्या है बढ़ा दी गई थी। ठीक, अब हम दोनों सदनों में कुछ सदस्य जो थे वो बारी बारी से सेवानिवृत्त भी होते रहते थे। ठीक, यानी कि जो दोनों सदन थे वो एक टाइम पीरियड होता था 3 वर्ष 5 वर्ष जो होता था, तो उसमें जो कुछ सदस्य होते थे वो बारी बारी से क्या सेवानिवृत्त होते रहते थे और गवर्नर जनरल को सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार जो है वो क्या प्राप्त था। ठीक, यानी कि जो सदस्य मनोनीत होते थे, यानी कि ये जो हमारे 40 सदस्य जो होते थे, ये जो मनोनीत होते थे ये होते थे गवर्नर। ठीक, ये होते थे गवर्नर जनरल के द्वारा जो है, उनके द्वारा जो है वो क्या इनको मनोनीत जो है वो क्या किया जाता था। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं, हमारा अगला जो क्वेश्चन है कि केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनी विधान पालिका जो है वो क्या लाया था। ठीक, यानी केंद्र में ऐसा कौन सा एक्ट था जो द्विसदनी विधान पालिका जो हो क्या लाया था। ठीक, तो अगर हम बात करते हैं इसके ऑप्शन की, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो 1919 का जो हमारा एक्ट था, ठीक है, ठीक, उसके तहत जो है वो क्या है केंद्र में द्विसदनी की जो एक व्यवस्था यानी कि विधान पालिका जो थी वो 1919 भारत सरकार अधिनियम के द्वारा जो है वो क्या लाया गया था। ठीक, तो हम बात करते हैं, हमारा जो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर क्या है हमें विचार करना है। ठीक, तो यानी कि इसमें जो कथन है उन कथनों में क्या है हमें विचार करना है। ठीक है,
तो इसमें टोटल 2 कथन है, ठीक। कथन नंबर हमारा 1, कथन नंबर हमारा 2। तो इस कथन में हमें विचार करना, हमें ये देखना है कि इसमें कौन सा कथन जो है वो सही है, ठीक है। इसमें कौन सा कथन जो है वो सही है, ठीक। तो हम देखते हैं, यानी कि इसकी सही की बात करते हैं, जिसका जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। तो बी जो हमारा यानी करेक्ट है, ठीक। तो अगर बात करते हैं कि 1919 के मैंटिव चेम्सफोर्ड सुधार में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं को मताधिकार की संतुष्टि जो दी गई थी, नहीं दी गई थी, ठीक है, ये गलत है, ठीक। अब 1935 की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान जो है वो क्या किया गया था, यानी कि ये जो ऑप्शन यानी कि 2 नंबर जो है वो हमारा सही है, ठीक। तो इसलिए हमारा ऑप्शन जो है वो बी जो है क्या है, सही है, ठीक। अब बात कर देखते हैं कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार और महिलाओं का मताधिकार के अगर के बारे में हम बात करते हैं, तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के रूप में अभिहित भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा महिलाओं को मताधिकार जो है वो प्रदान किया गया था, परंतु यह सीमित महिलाओं को किया है। यानी कि जो हमारा भारत सरकार अधिनियम 1919 था, उसके द्वारा जो क्या है महिलाओं को मताधिकार देने का जो प्रावधान था वो दिया गया था, लेकिन इसमें एक शर्त के द्वारा दिया है, ठीक। तो यहाँ पर क्या सीमित वर्गों की महिलाओं के लिए ही था, ठीक। यानी कि जो महिलाएं वो एक सीमित यानी कि एक क्राइटेरिया जो था, कुछ सीमित महिलाओं को कुछ सीमित महिला वर्गों को क्या है मतदान देने का अधिकार जो है वो क्या है प्रदान किया था, ठीक। तो सभी महिलाओं के लिए वयस्क मताधिकार पर आधारित जो वो नहीं था, ठीक। अब हम बढ़ते हैं हमारा इसी की बात करते हैं। तो 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा एक सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का जो हो क्या विस्तार हुआ, ठीक। यानी कि जैसे कि हमने बताया है कि 1919 का जो भारत सरकार अधिनियम था, उसकी कुछ जो व्यवस्थाएं थे वो 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम है उसमें कुछ सुचारू रूप से विस्तारित और सुदृढ़ यानी कि और बेहतर जो है किया गया, ठीक। तो इसमें जो एक प्रणाली का जब विस्तार हुआ, दलित वर्ग, महिलाओं और श्रमिकों के लिए एक पृथक निर्वाचन मंडलों का जो है क्या प्रावधान करते हुए विधानमंडल में स्थान आरक्षित किए गए थे। तो इस प्रकार जो कथन जो है हमारा 2 जो है वो सही है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला जो क्वेश्चन है, ठीक। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, ठीक, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, तो अगला जो क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है वो सही है, ठीक। तो भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में जो है ये क्वेश्चन जो है वो क्या है पूछा जा रहा है, ठीक है। वो क्वेश्चन जो है वो क्या है पूछा जा रहा है, ठीक। तो हम अगर ऑप्शन की बात करते हैं तो इसमें कितने तो इसमें टोटल जो ऑप्शन है, ठीक। तो अगर हम बात करते हैं इसके ऑप्शन की, तो यानी कि भारत सरकार, ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी, ठीक। यानी कि ये जो है बिल्कुल सही है, ठीक। तो भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत जो है यूरोप वासियों से जो है वो क्या है अधिक था, यानी कि ये भी सही है। तो हमारा जो ऑप्शन होगा, ठीक, यानी कि हमारा जो ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सी जो है वो क्या है करेक्ट है, ठीक। तो भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में अगर हम बात करते हैं तो भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का जो प्रावधान जो है वो किया गया था, और ये जो भारत में होनी थी, ठीक है। तो अब दूसरा जो है वो भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत जो था वो यूरोप वासियों से जो था अधिक था, ठीक है। तो भारत में आधुनिक मेरिट आधारित सिविल सेवा का जो प्रारंभ था वो यानी कि ICS जो था वो 1854 में, ठीक। इसका जो प्रारंभ हुआ था वो कब हुआ था, वो हुआ था 1854 में, वो होता लंदन में, ठीक। कहाँ हुआ था, लंदन में, ठीक। सिविल सेवा आयोग की जो स्थापना हुई थी तो 1855 से इससे प्रतियोगी परीक्षा जो थी वो क्या लंदन में क्या आयोजित होने लगी थी। तो भारतीयों को लगातार मांग थी कि इसके बावजूद भी ये परीक्षा जो भारत में ना लेकर लंदन में जो क्या कराई जा रही थी, तो इसका क्या विरोध होता था। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधान के तहत अनुप 1922 से ICS की परीक्षा जो थी वो भारत में क्या प्रारंभ होने लगी, ठीक। यानी कि जो 1922 से ये जो परीक्षा थी हमारी कौन सी ICS जो थी वो 1922 से क्या है भारत में होने लगी थी, ठीक। 1922 से क्या है कि भारत में होने लगी थी। और पहले इलाहाबाद में, ठीक, अगर पहले की बात करते तो पहले जो हुई थी इलाहाबाद में, बाद में दिल्ली में। तो इलाहाबाद में जो हुई थी वो 1922 से
1930 तक जो थे इलाहाबाद, फिर 1930 के दशक तक अंत तक जो यूरोपीय अधिकारियों का जो है तुलना में भारतीयों की संख्या में क्या है वृद्धि होने लगी। तो इस सेवा में 1941 तक स्पष्ट रूप से भारतीयों का जो प्रतिशत था ये यूरोप वासियों से क्या है अधिक हो चुका था। ठीक, यानी कि 1941 तक जो था वो ICS में यानी भारतीयों की जो संख्या थी उनकी संख्या में क्या है वो क्या है बढ़ोतरी यानी कि वृद्धि हुई। ठीक है, तब ये जो है भारतीयों का जो वर्चस्व था यूरोप वासियों से क्या है वो अधिक हो गया था। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है केंद्रीय विधानसभा के निम्नलिखित में से कौन सा निर्वाचन जो था भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत जो है वो क्या हुआ था। ठीक, तो इसमें हम ऑप्शन जो है इसमें क्या है ऑप्शन 3 है, लेकिन इसमें क्या है सही उत्तर का क्या है हमें चयन करना है। ठीक, क्या करना है हमें सही उत्तर का क्या है हमें चयन करना है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इसमें जो केंद्रीय विधानसभा में बात करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है निर्वाचन जो भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत जो क्या हुआ था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो 18 है। ठीक है, तो अगर हम ऑप्शन की बात करते हैं जो हमारा ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, तो 1926 और 1945। ठीक, 1926 और 1945। ठीक, तो इसमें जो है उसके तहत जो हुआ था। तो प्रश्नगत का अगर हम बात करें तो 1926 और 1945 का केंद्रीय विधानसभा का चुनाव जो हुआ था वो भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत जो हुआ था। ठीक, यानी कि हमारा जो केंद्रीय विधानसभा का जो चुनाव हुआ था वो भारत सरकार अधिनियम जो था 1919 के तहत जो 2 चुनाव हुए थे वो हुए थे 1926 और प्लस 1945। ये 2 जो चुनाव हुए थे वो 1919 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत जो हुए थे। ठीक, अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला जो क्वेश्चन है कि भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन जो था वो किस वर्ष में आयोजित किया गया। ठीक, यानी कि भारत शासन जो अधिनियम था हमारा 1919 उसके अंतर्गत अगर हम बात करते हैं जो भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन जो था वो किस वर्ष में जो हो क्या आयोजित किया गया था। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो है वो है हमारा 19। ठीक, तो अगर हम बात करते हैं तो वो जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, तो इसका जो अंतिम निर्वाचन जो था वो था 1945। ठीक, तो ऑप्शन नंबर हमारा जो सी है वो करेक्ट है। ठीक, तो भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका यानी केंद्रीय विधानसभा का अंतिम निर्वाचन जो हुआ था वो हुआ था 1945 में इसका जो अंतिम निर्वाचन हुआ था। ठीक है, अब हम बढ़ते हमारा अगला जो क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति जो हो किस प्रेरित थी। यानी कि राष्ट्रपति की जो अध्यादेश की जो शक्ति जो है वो निर्गत करने की शक्ति वो किस अधिनियम के तहत जो है वो क्या शक्ति जो है वो क्या प्रेरित है। ठीक, तो इसमें क्या है हमें ऑप्शन जो है कितने टोटल जो है ऑप्शन है 4 हैं, लेकिन हमें इसमें क्या है सही आंसर की खोज करना है। ठीक, सही आंसर हमें देखना है इसका जो सही आंसर क्या हो। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, तो भारत सरकार। ठीक, 1 मिनट, तो ऑप्शन नंबर जो 2 है बी है हमारा वो सही, यानी भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत राष्ट्रपति की अध्यादेश की निर्गत शक्ति जो है वो क्या है 1935 के अधिनियम से प्रेरित है। ठीक, तो यदि भारतीय बात करते हैं अगर हम बात करते हैं ठीक, तो ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल को 1861 में भारत परिषद अधिनियम से ही क्या है विधान परिषद की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो वो थी क्या प्राप्त थी। तथापि अगर भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति जो है वो अनुच्छेद 123 भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 42 और 43 से प्रेरित है। ठीक, इसकी जो शक्ति है वो अनुच्छेद ठीक यानी कि जो हमारा अनुच्छेद की बात करते हैं तो वो हमारा अनुच्छेद 123 के अंतर्गत जो है वो राष्ट्रपति अध्यादेश की निर्गत शक्ति जो है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा जो है वो लागू है। ठीक, अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला जो क्वेश्चन। ठीक, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत वो क्या है परिवर्तित किया गया। ठीक, यानी कि अगर हम बात करते हैं इसमें जो ऑप्शन है टोटल कितने 4 हैं, तो किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत जो है वो क्या है परिवर्तित किया गया है। ठीक, तो इसमें ऑप्शन जो है टोटल कितने हैं 4 हैं। तो हम अगर बात करते हैं सही आंसर के तो जो हमारा ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, यानी कि 1935 का भारत सरकार अधिनियम
के अंतर्गत जो है वो निरंकुशता का सिद्धांत जो है वो क्या है प्रवर्तित किया गया। ठीक, तो संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत जो है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा जो है वो क्या प्रवर्तित किया गया था। यह जो अधिनियम है ब्रिटिश सांसद द्वारा जो है वो क्या पारित सर्वाधिक और विस्तृत अधिनियम जो था। साथ ही यह भारत के लिए तैयार संवैधानिक प्रस्तावों में सबसे जटिल और क्या है सबसे जटिल दस्तावेज जो है वो क्या है माना गया था। तो इसी के अधिनियम में भारत संघ की स्थापना हुई थी। संघीय न्यायपालिका केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का जो है क्या विभाजन जो है आदि की व्यवस्था जो है इसी के तहत जो है क्या की गई थी। ठीक, यानी कि भारत के लिए जो एक संवैधानिक प्रस्ताव था उस प्रस्ताव में भारत सरकार जो अधिनियम 35 था वो एक सबसे जटिल दस्तावेज जो है वो क्या है माना गया था। तो इसी अधिनियम के तहत जो है भारत संघ के क्या है ठीक, यानी भारत संघ की स्थापना हुई थी। ठीक, और संघीय न्यायपालिका यानी केंद्र संघीय जो न्यायपालिका होती है वो होती केंद्र सरकार और राज्य सरकार की, दोनों राज्यों के मध्य जो है शक्तियों का विभाजन हुआ। तो इसकी जो क्या है व्यवस्था जो है क्या है लागू हो गई। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला जो क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन जो है इनमें से किसमें उल्लेखित योजना पर आधारित है। ठीक है, अब इसमें हमें ये देखना है कि भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्तियों का जो विभाजन है वो किस उल्लेखित योजना पर आधारित है। ठीक, तो इसमें हम ये देखना है जिससे कि आपको पता है कि ठीक, तो हमें ये देखना है कि जो केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्तियों का जो विभाजन हुआ, ठीक है, वो किस अधिनियम के तहत हुआ। तो हमें इसमें ये देखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 22 है। ठीक है, अगर हम 22 की बात करते हैं तो 22 का जो हमारा होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो जो केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्तियों का जो विभाजन हुआ था वो भारत सरकार, ठीक है, भारत सरकार अधिनियम, ये इसलिए लिख रहे हैं कि आप लोगों को भी याद रहेगा। ठीक, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा जो है राज्य और केंद्रों के बीच जो है शक्तियों का क्या है वो विभाजन हुआ था। ठीक, अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं, ये जो क्वेश्चन था, ठीक है, ये आईएएस का जो हमारा एग्जाम था यानी कि यूपीएससी, ठीक, यूपीएससी का जो एग्जाम था 2012 को, उसमें जो क्वेश्चन जो है वो क्या है पूछा गया था। अब 2012 का यूपीएससी का पेपर उठा के देखिए तो उसमें जो ये क्वेश्चन क्या है पूछा गया था। ठीक, तो अब हम अगर बात करते हैं इसमें, तो भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य जो शक्तियों का जो विभाजन हुआ था वो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत जो एक अधिनियम जो था उसके तहत जो है क्या विभाजन हुआ था। ठीक, तो भारत शासन अधिनियम 1935 में उल्लेखित योजना पर आधारित था। तो इस अधिनियम की 7वीं अनुसूची में संघीय राज्य और समवर्ती सूची में विषयों का क्या है विभाजन किया गया। ठीक, तो 7वीं अनुसूची की अगर हम बात करते हैं तो 7वीं अनुसूची में संघीय राज्य और समवर्ती सूची में विषयों का जो है क्या है विभाजन किया गया। तो इसके अतिरिक्त प्रांतों में द्वैध शासन जो था वो क्या समाप्त कर दिया, यानी कि जो प्रांतों में जो प्रांत यानी कि राज्य थे उन राज्यों में क्या है द्वैध शासन प्रणाली जो क्या लागू थी। तो ये जब भारत शासन अधिनियम 1935 जब ये लागू हुआ तो उस प्रांतों में द्वैध शासन जो था वो क्या समाप्त कर दिया, केंद्र में द्वैध शासन जो हो लागू किया, यानी कि प्रांत में समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली जो है वो लागू कर दिया। ठीक, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य स्टेट। ठीक, तो केंद्र में द्वैध शासन को लागू किया गया है जो प्रांतीय स्वतंत्रता की स्थापना का जो क्या संकेत था। तो इसके तहत एक अखिल भारतीय महासंघ, ठीक, अखिल भारतीय महासंघ यानी भारत संघ फेडरेशन ऑफ इंडिया के नाम से क्या है इसको क्या है स्थापित करने का क्या प्रावधान शामिल किया गया। तो इस भारत संघ का निर्माण तत्कालीन ब्रिटिश भारत के प्रांतों यानी कि चीफ कमिश्नर प्रांतों एवं देशी रियासतों से मिलकर होना था, परंतु यह जो व्यवस्था है लागू नहीं हो सकी। ठीक, यानी उनके कारण जो ये जो लागू होना था, परंतु ये जो व्यवस्था है ये क्या है लागू नहीं हो सकी। तो भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित होने वाले संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ जो थी वो गवर्नर जनरल को क्या है प्रदान की गई थी। ठीक, तो अगर हम बात करते हैं ये जो इस भारत संघ का जो निर्माण होना था वो ब्रिटिश के जो लोग थे, ब्रिटिश प्रांतों के चीफ जो कमिश्नर थे उनके प्रांतों और उनकी देशी जो रियासतों से मिलकर ये जो हो लागू होना था, लेकिन परंतु ये जो व्यवस्था थी वो लागू नहीं हो पाई। ठीक, तो 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित होने वाले संघ में अवशिष्ट जो शक्तियाँ थी वो गवर्नर जनरल को क्या प्रदान की गई थी। ठीक,
अब हम देखते हैं हमारा अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, जो हमारा अगला जो क्वेश्चन है, ठीक है, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो जैसे कि निम्न में से भारत सरकार अधिनियम, ठीक, निम्न में से भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में से नहीं थी, ठीक। यानी कि अगर हम बात करते हैं जो इसमें ऑप्शन कितने हैं, ऑप्शन जो टोटल हमारे 4 हैं, इसमें हमें ये देखना निम्न में से भारत सरकार अधिनियम 1935 की जो मुख्य विशेषताओं थी तो वो क्या है, नहीं है, ठीक। इसमें क्या पूछा जा रहा है, नहीं है, ठीक है। तो इसमें हमें ये देखना है, इसके अगर हम ऑप्शन की बात करते हैं, इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ठीक। यानी कि इसमें अखिल भारतीय महासंघ का जो प्रधान था वो था 19 वो था, ठीक। लेकिन अवशिष्ट विषय यानी प्रांतीय विधायकों को आवंटित किया गया था, वो नहीं किया गया था, यानी कि ये जो होगा ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है, ठीक है। और यह प्रांतीय स्वतंत्रता के सूत्रपात का संकेत था, यानी कि सही था। इसमें प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को क्या है, समाप्त किया गया, यानी कि समाप्त, यानी कि ये ए और सी और डी ये जो 3 ऑप्शन हैं ये भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में शामिल था। लेकिन अगर हम ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं, अवशिष्ट विषय जो थे वो प्रांतीय विधायकों को आवंटित जो किए गए थे वो नहीं किए गए थे, तो ऑप्शन नंबर बी जो हमारा है वो गलत है, ठीक। अब हम बढ़ते हैं हमारा जो क्वेश्चन नंबर जो हमारा अगला है कि एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया, ठीक। यानी कि एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था, वो किस अंतर्गत के जो है वो लागू किया। आपको जैसे कि अभी हम इससे पहले जो है वो बता चुके हैं, तो ये जो लागू हुआ था वो हुआ था 1935 के अंतर्गत शासन अधिनियम में, ठीक। तो प्रांतों में द्वैध शासन जो प्रणाली थी वो समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली जो है वो लागू किया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा, ठीक है। तो अब जैसे कि अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था, ठीक। यानी कि अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का जो प्रावधान था वो शामिल किया गया था, तो वो जो शामिल किया गया किस अधिनियम के अंतर्गत जो है वो क्या है, शामिल किया गया था, ठीक। तो इसमें ऑप्शन जो है ऑप्शन 4 हैं, तो हमें ऑप्शन सही आंसर की अगर बात करना है तो जो हमारा ऑप्शन नंबर हमारा ए होगा, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा जो है वो क्या है, प्रावधान जो है वो क्या है, शामिल किया गया था, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा जो 24 है, तो यूपी पीसीएस का जो हमारा यूपी, ठीक है, यूपी पीसीएस 2024 जो 2013 का जो मेंस हुआ था, ठीक है, 2013 के मेंस में ये क्वेश्चन जो है वो क्या आया था, ठीक। क्वेश्चन नंबर हमारा जो 35 है, ठीक है, 25 है, तो इसमें जो भारतीय महासंघ स्थापित करने का जो प्रावधान है वो क्या है, शामिल, ठीक। तो अगर हम इसकी भी बात करते हैं, ये जो हमारा यूपी पीसीएस, ठीक है, यूपी पीसीएस 2012 का, ठीक है, 2012 के मेंस में ये क्वेश्चन जो है क्या है, आया था, ठीक है, मेंस में ये क्वेश्चन जो है क्या है, पूछा गया था, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी, ठीक। यानी कि निम्नलिखित में से, यानी कि 4 ऑप्शन है, तो हमें ये देखना है किस अधिनियम के तहत भारत में संघीय शासन व्यवस्था जो है वो क्या है, दी गई थी, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो है वो क्या है, 26 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा जो 26 है, तो अगर हम सही आंसर की बात करते हैं, जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ठीक। क्या होगा हमारा सी, तो 1935 जो हमारा था वो उस शासन के अंतर्गत जो है ये किया गया, ठीक। अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला जो क्वेश्चन है कि 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसको दी गई, ठीक। यानी 1935 के अधिनियम की अगर हम बात करें तो स्थापित जो संघ था उस संघ में अवशिष्ट जो शक्तियाँ थी वो शक्तियाँ जो थी वो किसको दी गई, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन की अगर ऑप्शन देखें तो इसमें टोटल ऑप्शन जो है वो 4 हैं, तो अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा वो सी होगा, जैसे कि हमने बता रखा। इसमें जो अवशिष्ट जो शक्तियाँ थी वो गवर्नर जनरल को क्या है, दी गई थी, तो ऑप्शन नंबर हमारा जो सी है वो करेक्ट है, ठीक। अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला जो क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की बात करें, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित संघीय प्रणाली की बात कर रहा है, ठीक। यानी कि 1935 के तहत जो प्रस्तावित संघीय प्रणाली थी वो कौन सी थी, ठीक। तो अगर हम बात करते हैं इसके सही आंसर की, तो जो हमारा होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, तो भारत संघ, ठीक। क्या हो जाएगा हमारा, भारत संघ, तो यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडिया, ठीक। फेडरेशन ऑफ इंडिया की हम बात करते हैं तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित संघीय प्रणाली यानी भारत संघ फेडरेशन की जो हो क्या स्थापना की, जिसका निर्माण तत्कालीन ब्रिटिश
भारत के प्रांतों और चीफ कमिश्नर प्रांतों और देशी रियासतों से मिलकर इसका जो है प्रस्तावित होना था, परंतु भारत संघ द्विस्तरीय होना था, जिसमें एक केंद्रीय कार्यपालिका और दूसरी ओर सांसद तथा इसके नीचे प्रांतों और देशी रियासतों को सरकारों का प्रावधान था। मध्य प्रदेश में लोक आयोग में ये जो है क्वेश्चन जो है वो क्या पूछा गया था। ठीक, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर जो था हमारा 28 था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो था वो हमारा 28 था। ठीक है, यानी कि ये थोड़ा सा वो हो गया है, कोई बात नहीं, सॉरी एक मिनट। ठीक है, तो ये जो है वो MPPCS की बात करते हैं। ठीक है, दी MPPCS में ये क्वेश्चन जो है वो 2021 में जो है क्या पूछा गया था। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं, हमारा अगला जो क्वेश्चन है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव जो है वो नहीं है। ठीक, तो इसमें जो ऑप्शन है टोटल 4 हैं, तो इसमें यह पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव जो है वो नहीं है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो 29 है। ठीक, तो 29 की अगर हम बात करते हैं, जो है ऑप्शन नंबर हमारा ए, देश के लिए लिखित संविधान, तो ऑप्शन ए जो हमारा है वो सही है, देश के लिए लिखित संविधान, तो जो है वो हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है वो सही है। ठीक, तो 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण जो है वो माना जाता है। ठीक है, ठीक है, तो जैसे कि 1935 का भारत सरकार अधिनियम 1935 की अगर हम बात करते हैं, तो 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है वो क्यों महत्वपूर्ण जो है वो माना जाता है। ठीक, तो अगर हम ऑप्शन की बात करते हैं, तो ये जो है ऑप्शन नंबर हमारा ए। ठीक है, तो यह भारतीय संविधान का जो प्रमुख स्रोत जो है वो माना जाता है। ठीक, क्या माना जाता है, तो भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत जो है वो क्या है माना जाता है। ठीक, तो भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा जो है बहुत कुछ 1935 से क्या है जो है वो लिया गया था, जिसे भारत शासन अधिनियम पर इस अधिनियम का मुख्य उपबंध जो है वो इस प्रकार है। ठीक, जैसे कि अगर हम बात करते हैं भारतीय शासन जो था 1935 जो है क्या जो है वो क्या लिया गया था। ठीक, तो भारतीय संविधान का जो हमारा भारतीय संविधान है उसके जो प्रमुख स्रोत जो है वो 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम था उस स्रोत से क्या है लिया गया। ठीक, तो अगर हम बात करें यानी कि संघात्मक सरकार की स्थापना जो थी वो 1935 से लिया गया, केंद्र में द्वैध शासन स्थापना वो भी 1935 से लिया गया, प्रांतों में द्वैध शासन के स्थान पर स्वायत्त शासन की स्थापना वो भी भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया। ठीक, द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल ये भी भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया। ठीक, प्रांतीय शासन व्यवस्था ये भी लिया गया, प्रांतीय विधानमंडल, केंद्र एवं प्रांतों में शक्तियों का विभाजन और फेडरल न्यायालय की स्थापना। ठीक, यानी कि टोटल अगर हम बात करते हैं, ठीक, तो टोटल कितने 8 जो ऐसे अधिनियम जो थे वो भारत सरकार अधिनियम 1935 से जो है वो लिए गए। इसीलिए भारत सरकार अधिनियम 1935 जो है वो भारतीय संविधान का जो है प्रमुख स्रोत जो है वो क्या है माना जाता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं, हमारा अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा जो है भारत से अलग किया हुआ। ठीक, यानी कि अगर ईथ में अगर बात करते हैं इसमें कितने टोटल जो हैं 4 अधिनियम है। ठीक, तो इसमें यह पूछा जा रहा है किस अधिनियम के फलस्वरूप जो है बर्मा जो है भारत से क्या है अलग हुआ था। ठीक, तो अगर हम बात करते हैं इसके ऑप्शन की, ठीक है, अगर हम बात करते हैं इसके ऑप्शन की तो इसका सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, यानी ऑप्शन नंबर जो हमारा सी, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के फलस्वरूप बर्मा जो था वो भारत से क्या है अलग हो गया। ठीक, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के प्रावधानों के अनुरूप वर्ष 1937 में जो था भारत जो था वो बर्मा जो था भारत से क्या है अलग हो गया। ठीक, यानी कि अगर हम बात करते हैं 1937 था, 1937 में क्या बर्मा जो था, ठीक, यानी कि बर्मा जो था वो भारत से, ठीक, भारत से क्या है भारत से अलग हो
ठीक, भारत से क्या अलग हो गया। ठीक, तो भारत सरकार, ठीक, भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों के स्वरूप, ठीक, प्रावधानों के, ठीक, प्रावधानों के स्वरूप, ठीक। तो ये जो हमारी जो सेकंड क्लास थी ये फाइनली क्या है, कंप्लीट हो गई। ठीक है, तो आपको पता है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1935 था, तो उस अधिनियम स्वरूप बर्मा जो था भारत से क्या है, अलग हो गया था। अलग कब हुआ था, वो हुआ था 1937 में। ठीक, ये चीज़ आप याद रखना, 1937 में जो था बर्मा जो था वो भारत से अलग हो गया था। ठीक है, तो आज की जो क्लास है वो फाइनली कंप्लीट हुई। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ हमारी जो क्लास है उसको लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए और कमेंट करके बताइए ये क्लास कैसी लगी। अगर कोई त्रुटि होती है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत।